Now today we are moving towards the next point, that is managing the finance. The third point in our unit number 3, or the third resources which we are talking about, which will help us in enabling the strategical success. So let me just go in detail and try to understand फाइनेंस एंड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो हमें कैसे हेल्पफुल करेगा इन सक्सीडिंग द स्ट्रेटेजीज। तो वो पॉइंट को आज हम यहाँ पे डिटेल में वन बाय वन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट कि भाई कोई भी कॉर्पोरेट हाउस है उसकी स्ट्रेटेजिकल सक्सेस कैसे डिटरमाइन होती है, बेस्ड ऑन दैट फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज एंड हाउ दे आर मैनेजिंग इट। सो वी कैन से दैट द फाइनेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज which is going to determine the success of any corporate house. Now the here the one more point is that कि भाई ये जो finance है, money जो है, तो वो being a organizations we are definitely bringing it from the so many peoples, maybe for example through the shares, through the loans. So there are the so many stakeholders who are related with us, who are even for example we can say that working with us, related directly indirectly, depends on us. So they all have the certain expectations from the organizations. So being a organizations, as and when you are talking about your financial activities, financial management, you also talking about the way through which you are going to fulfilling their expectations. So that is also one of the point which we are going to see in detail कि भाई फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस जो लोगों का होता है वो हम कैसे यहाँ पे फुलफिल करते हैं। फाइनेंस हमें स्ट्रेटेजीज बिल्डअप करने में, इम्प्लीमेंट करने में कैसे हेल्पफुल होता है, एंड थ्रू द फाइनेंस हाउ वी कैन एबल टू क्रिएट द वैल्यूज। सो दीज आर द थ्री important broad areas, issues which we are going to talking about under the point of finance. So before we just go in detail and discuss the one more point which we can say that कि भाई बीइंग अ शेयर होल्डर्स, कि जो शेयर होल्डर्स है जिन्होंने क्या है कंपनी में इन्वेस्ट किया है थ्रू बाइंग द शेयर्स, दे ऑलवेज हैव द एक्सपेक्टेशंस कि भाई उनका व्यू क्या होगा, उनका ओपिनियन क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दे ऑलवेज मैटर द कैश जनरेटिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, कि भाई वो हमेशा चाहेंगे कि भाई कंपनी जो है वो एक अच्छा प्रॉफिट करे, so that it is going to determine the abilities to pay the dividends, कि जिसके बेसिस पे क्या होगा, अगर कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज अच्छी है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू रिसीव द डिविडेंड्स, दे आर गोइंग टू बी गेट द बेनिफिटेड एट द शॉर्ट रन, कि भाई वो शॉर्ट रन में उनको डिविडेंड मिल रहा है, एंड इन द लॉन्ग रन पर्सपेक्टिव्स कि भाई जो पैसा है, प्रॉफिट है, वो कंपनी नए नए एरियाज में अपनी प्रोडक्ट को मॉडिफाइड करने में वहां पे री इन्वेस्ट करेगी। सो थ्रू दैट द कंपनी इज गोइंग टू बी मोर स्ट्रेंथन, और उसके कारण क्या है, उनको लॉन्ग रन में कंटिन्यूअस इनकम होती रहेगी। सो इवन बीइंग अ शेयर होल्डर्स दे ऑलवेज एक्सपेक्ट कि भाई कंपनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशंस में हो, कंपनी एक अच्छी क्या है प्रॉफिट जनरेट करे। तो they always have the certain expectations. Beyond that there are the certain other stakeholders, तो वो क्या है, कैसे है, वो चीज भी हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो आवर टुडेज पॉइंट इज कि भाई जो फाइनेंस है, फाइनेंस मैनेजमेंट है, वो हमें कैसे हेल्पफुल होगा इन आवर स्ट्रेटेजिकल सक्सेस। तो उसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस बोला कि भाई देयर आर द थ्री इंपॉर्टेंट इश्यूज व्हिच वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट, कि भाई वो कौन से तीन इश्यूज है। जैसे हमने बोला, फर्स्ट इज अबाउट मैनेजिंग द वैल्यूज, कि भाई कंपनी के रूप में आप क्या है, आप अपने स्टेक होल्डर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो। वैल्यूज का मतलब क्या, वंस अगेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि भाई वैल्यूज का मतलब क्या, अ मोर बेनिफिट एज कंपेयर टू कॉस्ट। तो बीइंग अ ऑर्गेनाइजेशंस वी वांट टू क्रिएट द मोर बेनिफिट्स, more revenues as compared to our cost and expenditures, then and then only company will be in profit and company can able to fulfill the expectations of all the stakeholders. So first of all, the first point which we are talking about is the managing for the values, कि भाई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कंपनी के रूप में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, कौन कौन से सोर्सेज है कि जहाँ से हमें रेवेन्यू मिलता है, कौन कौन से सोर्सेज है कि जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर्स होता है। तो हमारे वैल्यू ड्राइवर्स, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, कैसे काम करते हैं हम, वहाँ पे हमें क्या करना है। तो वो सारे पॉइंट्स हम वहाँ पे पॉइंट नंबर 1 के अंदर डिस्कस करेंगे। देन पॉइंट नंबर 2 इज अबाउट द फंडिंग स्ट्रेटेजीज,
कि भाई बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, आप डिसाइड करने वाले हो, आप टॉप मैनेजमेंट के रूप में डिसाइड करने वाले हो कि भाई आपका जो पैसा है, रिसोर्सेज है, द रिसोर्स इन टर्म्स ऑफ मनी, वो आप कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, कैसे इन्वेस्ट करोगे. सो इवन with the help of this growth matrix we are going to see कि भाई आपका पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कौन से फेज में है, वेदर इट इज इन अ स्टार, कैश काउ, डॉग या क्वेश्चन मार्क. Based on that you are going to take a decisions whether the new money will be invested, if yes, through which source you are going to bring the money. So in this way your financial strategies are going to be depend कि भाई आप कौन सी स्ट्रेटेजीज के लिए जाते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट आप क्या है उसको फाइनेंशियल मैच करोगे कि भाई वो स्ट्रेटेजीज को अटेन करने के लिए मेरे को कहाँ से फाइनेंस लाना है, कैसे लाना है, उसको कैसे सपोर्ट करना है. सो इन दिस वे यू आर ट्राइंग टू सपोर्टिंग योर स्ट्रेटेजीज थ्रू फाइनेंस. So this is the point number 2. The third point is about the financial expectations. कि जैसे मैंने पहले बोला कि there are the number of stakeholders who are related directly or indirectly related with the organizations. So they all have the certain expectations कि भाई सबका अपने अपने point of view से expectations होता है. And now being an organizations, being a management, you need to take care of all of them. कि भाई उनका जो एक्सपेक्टेशंस है वो डिटरमाइन करने वाला है कि भाई आपका फ्यूचर गोल क्या होगा, आपकी फ्यूचर स्ट्रेटेजीज क्या होगी, सो दैट यू कैन एबल टू फुलफिल देयर एक्सपेक्टेशंस. तो इवन अपने जो शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनका एक्सपेक्टेशंस है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक अ मैटर्स, कीप अ मैटर्स इन योर स्ट्रेटेजिकल डिसीजंस, इन योर फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, यूसेज. तो these are the three important issues, areas which we are going to talking about in the context of finance and how it is going to helpful in strategical success. So this point which we are going to discuss one by one. तो first start करते हैं सबसे पहला managing for values कि भाई being organizations हम क्या है value create करना चाहते हैं for our stakeholders, and for doing so we need to be have the more रेवेन्यूज एज कंपेयर टू कॉस्ट. तभी क्या है हम कंपनी हम अपने रूप में हमारे एम्प्लॉयज के लिए, हमारे स्टेक होल्डर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए क्या है रेवेन्यूज जनरेट कर सकते हैं, प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, सैलरी और वेजेस उनको ऑन टाइम दे सकते हैं. तो लेट वी जस्ट गो इन डिटेल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वैल्यू का मतलब क्या और कौन कौन से सोर्सेज है कि जहाँ से हमें क्या है वैल्यू, रिवॉर्ड, रिटर्न मिलेगा, that is income milegi, and what are the drivers through which we are going to spending our money. So value drivers and cost drivers, these are the 2 points which we are going to discuss one by one. So first about the value. तो value का मतलब क्या है, what is managing the value means it is concerned with the maximizing the long term cash generating capabilities of an organization. कि भाई कंपनी के रूप में, मैनेजमेंट के रूप में आप क्या चाहते हो कि भाई आपकी कंपनी जो है वो क्या है कंटिन्यूसली कैश जनरेट करती रहे, उसको प्रॉफिट होता है ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इट कैन able to fulfill the expectations of all the stakeholders. So this is concerned with the creating the values for shareholders or ensuring the best use of the public money. अल्टीमेटली मैनेजमेंट के रूप में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि भाई बीइंग अ मैनेजमेंट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज टू गिविंग द रिटर्न to all those people who invest their monies or give their monies to run your business. कि भाई आपकी कंपनी है, आपका ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपकी कंपनी को चलाने के लिए क्या है देयर आर द करोड्स ऑफ शेयर होल्डर्स कि जिन्होंने क्या है अपना पैसा आपको दिया है, एंड नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू क्रिएट द वैल्यू फॉर देम, गिविंग द डिविडेंड टू देम, रिटर्न टू देम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम कि भाई कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट करती रहे और उनको क्या है आप रिटर्न देते रहो. सेम इन द केस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी है, लोगों के पैसे से, गवर्नमेंट के पैसे से कंपनी रन करती है, देन वंस अगेन इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव कि भाई आप क्या है पैसों का सही इस्तेमाल करें, राइट डायरेक्शंस में इसको यूज करें, सो दैट इट इज गोइंग टू क्रिएट द रेवेन्यू, प्रॉफिट and values for the people rather than cost. So value creation is going to be determined by the 3 issues कि भाई जो वैल्यू क्रिएशन है वो कंपनी के अंदर वो क्या है
These are the 3 points which we are going to consider for identifying कि भी कहाँ से revenue होगा, कहाँ पे हमारा expenditures होता है. So which are the 3 issues? The first is about the funds from the operations. कि भी सबसे पहला हमारा revenue source क्या है? The operations. कंपनी जो काम करती है वो उसके यहाँ पे ट्रांजेक्शन प्रोडक्शंस होंगे, सेलिंग होंगे, ट्रांजेक्शंस होंगे, तो डेफिनेटली फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू गेट द रिटर्न. देन बीइंग अ कंपनी वी आर इन्वेस्टिंग इन द एसेट्स कि भाई कंपनी के रूप में आप क्या है अपनी फिक्स एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते होंगे, तो वो आपका एक्सपेंडिचर्स होगा. एंड देयर आर अदर सम फाइनेंशियल कॉस्ट कि भाई दूसरी क्या है वेरिएबल कॉस्ट होगी, वर्किंग कैपिटल कॉस्ट होगी. तो इन दिस वे वी हैव द वेरियस sources through which we are going to get the money. At the same time we have the sources through which we are going to spending the money. So this all we can say that the value drivers and cost drivers which we have. So let me just go in detail and try to understand one by one. The first one is about the funds from operations are clearly a major contributors to the value creations. कि भाई जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितनी ज़्यादा सेल्स होगी, तो डेफिनेटली उतना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होने वाला है, रेवेन्यू होने वाला है. So in the long run, this concerns the extent to which the organization is operating profitability. कि भाई आप ऑपरेशंस का कैसे करते हो, कितना आपका खर्चा है for the purpose of producing something, for the purpose of selling something, as compared to that, what is your revenue? That is going to determine your profitability. कि भाई आपकी कंपनी प्रॉफिट में होगी या नहीं होगी. So what are the sources? The first revenue कहाँ से आएगा? That is sales revenue. कि भाई आप जितना ट्रांजेक्शन्स करोगे, जितनी सेल्स करोगे, उसमें से आपको पैसा मिलने वाला है. So that is the made up of the sales volume कि भाई कितने number of units सोल्ड करते हो, and the price at which you are going to sell it, and it is going to be making the revenues for the organizations. कि भाई आपकी सेल्स, तो वो क्या है आपका एक रेवेन्यू सोर्स है कि भाई उससे आपको प्रॉफिट होगा. At the same time you are also going to have the cost in terms of productions and selling कि जैसे हमने बोला कि भाई क्या है प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको सेल करने के लिए डेफिनेटली some kind of fixed and variable cost are going to be incurred. Even some overhead and indirect cost are also going to be there कि भाई आपने अपनी फैक्ट्रीज लगाई है, तो फैक्ट्रीज के अंदर डेफिनेटली certain kind of टैक्सेस जो है वो लगने वाले हैं इनडायरेक्ट रूप में. आपका जो फिक्स इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन मेंटेनेंस है, तो वो सारे ओवरहेड कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं. सो इन दिस वे एक साइड पे आपका रेवेन्यू है, तो दूसरी साइड पे आपके एक्सपेंडिचर्स है. तो कंपनी के रूप में आप प्रॉफिटेबल होंगे कब? जब आपकी सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर कॉस्ट. देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू बी इन प्रॉफिट. देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू क्रिएट द वैल्यू, benefits, profits for your stakeholders. So first is about the funds from operations. This is the one of the important source through which you are going to get the revenue. Second is about investment in assets. So here once again, what two type of scenarios can be there? The extent to which the assets and working capitals are being stretched is also a key consideration. कि भाई आपकी कंपनी के अंदर आप कहाँ पे पैसा स्पेंड करते हो, कौन कितना पैसा आपकी फिक्स एसेट्स में जाता है, कितना पैसा आपकी वर्किंग कैपिटल के रूप में आपने इन्वेस्ट किया है. तो दैट इज गोइंग टू रिफर्स योर एक्सपेंडिचर्स कि भाई आपने नंबर ऑफ फिक्स एसेट, नंबर ऑफ मशीनरीज परचेज किया, एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में दे दिया है, बट क्या है देयर आर द सम सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स कि जिन्होंने आपको क्या है पैसा वापस नहीं दिया है, उनके यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है, आपके गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वो कैश कन्वर्टेड इनटू द कैश अगेन नहीं हुआ है. सो दैट रिफर्स योर वर्किंग कैपिटल, स्पेंड मनी विच यू रिक्वायर टू रन योर बिजनेस कंटिन्यूअसली. तो उस हिसाब से क्या है आपको स्पेंडिंग करना होता है. एंड सम ऑफ द एक्सपर्ट सेल्स कि भाई कंपनी के रूप में आप जितना ज़्यादा पैसा स्पेंड करोगे इन टर्म्स ऑफ योर एसेट्स, उतनी ज़्यादा क्या है आप क्या है कोर कॉम्पिटेंसीज क्रिएट कर पाओगे, प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे, कॉम्पिटिटिवनेस एनहेंस होगी. बट इवन रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि देयर आर द सम ऑर्गेनाइजेशंस हु आर हैविंग अ मोर कॉम्पिटिटिव विद द लेसर एसेट्स, विद द इवन बेस्ड ऑन द बेनिफिट्स एंड सपोर्ट ऑफ द अदर वैल्यू चेन सप्लायर्स. तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई अगर आपके पास आप ज़्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट करोगे तभी क्या है आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा फ्यूचर में, और क्या है आप प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे. इट इज रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल. सो यहाँ पे क्या है वंस अगेन कि भाई आप कोई भी फिक्स एसेट्स परचेज करने वाले हो,
वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट ड्राइवर हो जाएगा, वहाँ पे आपका पैसा स्पेंड होगा। एंड एट द सेम टाइम फॉर एग्जांपल यू डिस्पोज, कि भाई क्या किया आपने, कोई पुरानी एसेट्स को डिस्पोज किया, तो दैट कैन बी योर रेवेन्यू, कि भाई वो आपका क्या है, रेवेन्यू बन सकता है। सेम वे जैसे हमने बोला कि भाई मैनेजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि जहाँ पे क्या है, स्टॉक्स है, डेब्टर्स है, क्रेडिटर्स है, विल इंक्रीज एंड डिक्रीज द शेयर होल्डर्स वैल्यूज, कि भाई आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी है, कितना ब्लॉकेज है मनी का, वो चीज़ क्या है आपकी शेयर होल्डर्स वैल्यू डिटरमाइन करेगी और इन्फ्लुएंस करेगी। कि अगर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, आपकी क्या है, जो लायबिलिटीज है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो वंस अगेन वो क्या है, शेयर होल्डर्स वैल्यू डाउन करेगी। और टोटली रिवर्स, कि भाई आपका पैसा मार्केट में फंसा हुआ है, तो वंस अगेन इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नेगेटिव साइंस, कि भाई आप क्या है, आपका पैसा रिकवर नहीं कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट योर वैल्यूज इन अ नेगेटिव वे। तो सेकंड हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, कि जो क्या दिखाता है, हमारा एक्सपेंडिचर्स दिखाता है। देन थर्ड इज अबाउट द फाइनेंसिंग कॉस्ट, कि भाई आप पैसा कहाँ से लाए, the capital in the business, that is also going to incur some kind of cost for you. If it is there are the two major sources through which you are going to get the money for running your business. One is debt, that is loan, कि भाई आप कोई इंटरेस्ट वाली लोन लेके आए हो, या फ्रॉम इक्विटी, स्टॉक मार्केट में आईपीओ के माध्यम से लोगों के पास पैसा लेके आए हो, एंड दैट इज गोइंग टू डिटरमाइन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स। कि अगर आपने लोन लिया है, तो वंस अगेन क्या होगा, आपको लोन का इंटरेस्ट पे करना है, लोन वापस पे करनी है, तो दैट इज गोइंग टू क्रिएट योर कॉस्ट, कि भाई आपकी वो कॉस्ट क्रिएट करने वाली है। एंड अगर आपने इक्विटी लिया है, देन यू हैव द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स, तो उनको डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न देना है, पैसा देना है। सो इन दिस वे इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कंसिडर्ड, कि भाई आपके कहाँ से पैसा आया है, कहाँ जाने वाला है। सो इन दिस वे दीज आर द थ्री मेन points which we going to be considered for the purpose of identifying कि भाई आप कंपनी के रूप में कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। सो फ्रॉम मैनेजर्स पर्सपेक्टिव क्या है, फ्रॉम मैनेजर पर्सपेक्टिव द मोर फेमिलियर विद द इम्पैक्ट ऑफ दैट डे टू डे मैनेजमेंट डिसीजंस, कि भाई कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के रूप में आप क्या डिसीजंस लेते हो, और वो चीज़ की इफेक्ट कंपनी के अंदर क्या आती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, वो चीज़ को आपको क्या है ध्यान में रखना है, कंसिडर करना है। कि भाई आप फॉर एग्जांपल डिसाइड करते हो कि चलो भैया नाउ यू आर गोइंग टू गिव 10 और 15 डेज क्रेडिट टू योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, तो नाउ just by that particular decisions, what will be its impact on overall financial situations of the organizations that you need to consider. If it is become the bad debt, then definitely it's going to create the issues for you. So management perspective से आपको ध्यान रखना है कि भाई आपकी कंपनी के अंदर कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, because money is one of the important source. तो ये पॉइंट 1 जो है वो क्या है, पूरा वैल्यू पर्सपेक्टिव से है, कि भाई आप अपने शेयर होल्डर्स की वैल्यू, स्टेक होल्डर्स की वैल्यू कैसे एनहेंस करोगे, उनको ज़्यादा रेवेन्यू, ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा डिविडेंड कैसे दोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कंपनी के अंदर कॉस्ट कम करनी है, रेवेन्यू इंक्रीज करना है। सो इन दैट वे यू कैन एबल टू एनहेंस द वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स। तो वही चीज़ यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल में दिखता है, द की वैल्यू एंड कॉस्ट ड्राइवर्स, कि भाई कंपनी के अंदर कहाँ पे कॉस्ट होती है और कहाँ से रेवेन्यूज वैल्यू ड्राइवर्स है हमारे पास। सो दिस आर द फैक्टर्स दैट हैव द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कैश जनरेशन कैपेबिलिटीज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई ये जो ड्राइवर्स है उसको आप ऑब्जर्व करोगे, एनालाइज करोगे, सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि भाई कंपनी के अंदर कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है। So importantly, it is likely that the cost and value creations are spread unevenly across the activities in the value chain and value network. कि आप अपनी value chain को observe करोगे, then number of activities are there. कि भाई different kinds of activities क्या है आप carry out करने वाले हो, तो हर एक activities के अंदर से आपको profit होगा, revenue create होगा। Answer is no. From some of the activities, it is going to be incur the cost for you.
and some activities is going to incur the revenue for you. So that you need to analyze, and financial analysis can sharpen up the understanding कि भाई आपको क्या है फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई विच आर द वैल्यू ड्राइवर्स कि भाई कौन कौन से वैल्यू ड्राइवर्स है कंपनी के अंदर, हमारी वैल्यू चेन के अंदर, हमारी सप्लाई चेन के अंदर, कहाँ से हमें कैश इनफ्लो होता है, और कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स है, कहाँ पे हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो वो चीज़ क्या है आपको रिकॉग्नाइज करनी है, एनालाइज करनी है, और वहाँ पे आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, रेवेन्यू को इंक्रीज करना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तभी जाके क्या है आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी, आप अपने शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे पाओगे, कंपनी प्रॉफिट में होगी तो बाकी के जो स्टेक होल्डर्स है उनको बेनिफिट मिलेगा। सो फॉर दैट पर्पस बीइंग अ फाइनेंशियल मैनेजर्स यू नीड टू do the financial analysis. Now here is a list of key cost and value drivers. So we just take one or two and try to understand कि भाई वहाँ पे इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर्स क्या है, वो समझ लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज सोर्स ऑफ कैपिटल, कि जो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि भाई कंपनी के रूप में आप कहाँ से पैसा लेके आए, आपने इक्विटी से पैसा कलेक्ट किया है या डेब्ट लोन के रूप में कलेक्ट किया है। तो वो चीज़ क्या है डिटरमाइन करने वाली है कि भाई वो आपका क्या है, वैल्यू ड्राइवर्स है या कॉस्ट ड्राइवर्स है। तो वन ऑफ द सोर्स इज इक्विटी। तो इक्विटी के अंदर क्या है, आप अपने स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को रेगुलर डिविडेंड देना है, बट वहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं देना है, तो वो क्या है आपका वैल्यू ड्राइवर्स बन सकता है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जैसे हमने बोला कि भाई कंपनी के अंदर आप क्या है बड़ी बड़ी मशीनरीज वो सारी आप एक्सपेंस करने वाले हो, तो वहाँ पे क्या है आपका एक्सपेंडिचर्स होने वाला है। इवन क्या है फॉर एग्जांपल आप अपने लेबर्स के अंदर जो सर्विस सेक्टर में है, तो वहाँ पे क्या होगा कि भाई आपके यहाँ पे स्किल्ड लेबर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे इवन आपका एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज होगा। तो क्या है इवन वेरियस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर गोइंग टू बी इनकर्ड इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली फिक्स एसेट बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एक्सपेंडिचर्स, तो वो भी आपके यहाँ पे होने वाला है। एंड इवन जो ये ड्राइवर्स है क्या है वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने वाला है, ड्राइवर्स में भी चेंज आउट कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, आपकी वैल्यू चेन के अंदर सारे जो मेंबर्स है वो सेम नहीं होने वाले हैं, चेंज होने वाले हैं। कि फॉर एग्जांपल सप्लायर्स, तो सप्लायर्स जो है फॉर एग्जांपल उनका बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हुआ, तो वो लोग क्या करेंगे कि भाई वो लोग आपसे ज़्यादा पैसा मांगेंगे, ज़्यादा कमीशंस मांगेंगे फॉर द रॉ मटेरियल्स, फॉर द पर्टिकुलर टूल्स, तो उससे क्या होगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। तो दैट कैन बी अ कॉस्ट ड्राइवर्स फॉर यू कि भाई वो क्या है कॉस्ट ड्राइवर्स बनने वाला है। सेम वे आपके जो होलसेलर्स है, रिटेलर्स है, कस्टमर्स है, उनका बार्गेनिंग पावर इंक्रीज हो गया, तो वो लोग भी क्या है ज़्यादा कमीशन, ज़्यादा डिस्काउंट मांगेंगे, तो वंस अगेन वो भी क्या है आपके लिए एक्सपेंडिचर्स बनने वाला है। सो आपके जो कॉस्ट एंड वैल्यू ड्राइवर्स आप एनालाइज करके आइडेंटिफाई करने वाले हो वो क्या है शॉर्ट टाइम के लिए होंगे, लॉन्ग टाइम में वो डेफिनेटली चेंज होते रहेंगे। सो वंस अगेन यू नीड टू कॉन्स्टेंटली कीप फोकसिंग ऑन देम कि भाई कौन कौन से आपकी वैल्यू चेन के अंदर कौन कौन से वैल्यू ड्राइवर्स है, कौन कौन से कॉस्ट ड्राइवर्स है, कहाँ से आपको इनफ्लो हो रहा है, कहाँ पे आपका आउटफ्लो हो रहा है, तो वो चीज़ क्या है आपको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करनी है। सो दिस इज अबाउट द पॉइंट नंबर 1 कि जहाँ पे क्या है यू आर टॉकिंग अबाउट दी मैनेजिंग द वैल्यूज फॉर योर स्टेक होल्डर्स कि भाई कंपनी के रूप में आप चाहते हो कि भाई कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पैसा जा रहा है, और हम कैसे प्रॉफिट क्रिएट करेंगे, कैसे उसको एनालाइज करके प्रॉफिट क्रिएट करेंगे, रेवेन्यू इंक्रीज करेंगे, कॉस्ट घटाएंगे, सो दैट वी कैन एबल टू क्रिएट द मोर वैल्यूज टू अवर स्टेक होल्डर्स। तो वो था पॉइंट नंबर 1। नाउ द पॉइंट नंबर 2 दैट इज फंडिंग द स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट कि भाई बीइंग ऑर्गेनाइजेशंस आप कौन सी स्ट्रेटेजी के लिए जा रहे हो, तो always based on the strategies you are trying to match up your strategy with the finance कि भाई आप अपनी जो कंपनी के अंदर पैसा, कौन सी कंपनी के अंदर, कौन सी बिजनेस यूनिट्स के अंदर कितना पैसा डालोगे, वहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा डालोगे या कम डालोगे, दैट्स ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेटेजिकल पर्सपेक्टिव कि भाई स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा क्या है डिसीजंस लेते हो कि भाई वो बिजनेस यूनिट की स्ट्रेटेजी क्या है।
आप उसको कहाँ ले जाना चाहते हो, कौन से डायरेक्शंस में जाना चाहते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू support that strategies through the finance. तो point number 2 is about कि भाई आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज को सपोर्ट करने के लिए क्या है फंडिंग करते हो। तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज के लिए आप कैसे फंडिंग करोगे, कौन सी स्ट्रेटेजीज के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए होगा और कौन सी स्ट्रेटेजीज के लिए आपको कम पैसा चाहिए होगा, आप कहाँ से वो पैसा लाओगे। तो दिस ऑल आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अंडर द टाइटल ऑफ दिस फंडिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट. So in all the organizations, managers need to decide how the organizations will be financed and strategical development support. कि भाई कोई भी कंपनी है तो वहाँ पे मैनेजर्स को हमेशा डिसाइड करना होता है कि भाई वो पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी रन करने के लिए वो पैसा कहाँ से लाएंगे, एंड वो पैसा आपकी जो स्ट्रेटेजिकल डेवलपमेंट है, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजीज है, तो उसको कैसे सपोर्ट करेगा, आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो वो चीज़ क्या है आप वहाँ पे डिटरमाइन करते हो. द इवन डिसीजंस रिगार्डिंग द ओनरशिप इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस यू कि भाई आप कौन सी स्टडीज के लिए जाओगे या नहीं जाओगे, कि वेदर यू आर इन प्राइवेट और पब्लिक, दैट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस. कि भाई पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है तो वो क्या है फॉर द सोशल सर्विसेज काम करेगी, एज कम्पेयर टू दैट प्राइवेट कंपनी है तो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एम क्या होगा कि भाई वो पैसा इन्वेस्ट करेगी कौन सी कंपनी के अंदर, कौन सी ऑब्जेक्टिव के साथ, तो फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द प्रॉफिट रेवेन्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स. सेम वे कंपनी का गोल क्या है कि भाई कंपनी के रूप में वो कौन सी स्ट्रेटेजीज अटेन करना चाहता है, वो चीज भी क्या है अफेक्ट करने वाली है कि भाई वहाँ पे पैसों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी या नहीं होगी, वहाँ पे हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करेंगे. कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम बिजनेस हाउस हु वांट द क्विक रैपिड ग्रोथ, तो वो लोगों को क्या है मर्जर एंड एक्विजिशंस करना है, एक्विजिशंस करेंगे, नई प्रोडक्ट बनाएंगे, तभी क्या है वो स्पीडी ग्रो पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कर पाएंगे. तो बट मर्जर एंड एक्विजिशंस करने के लिए उनको ज़्यादा पैसों की जरूरत होगी, न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए उनको ज़्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे वो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा. सो देयर आर द सर्टेन कॉन्टेक्स्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन विच द मनी रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी चेंज आउट. तो कंपनी की स्ट्रेटेजीज क्या है उसके हिसाब से उनको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी. सो फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट वी आर यूजिंग द ग्रोथ स्टाइल मैट्रिक्स एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि फाइनेंशियल स्ट्रेटेजीज हर एक फेज में क्या होगी, कैसे होगी, वो स्ट्रेटेजीज को कैसे सपोर्ट करेगी. सो वी ऑलरेडी स्टडी द बीसीजी मैट्रिक्स एंड प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, तो वही चीज को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट टू सपोर्ट द स्ट्रेटेजी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. तो वहाँ पे वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट इज क्वेश्चन मार्क स्टेज. द प्रोडक्ट आर इन द लॉन्चिंग इंट्रोडक्टरी स्टेज. तो एट दिस टाइम कि भाई यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल द बिजनेस रिस्क इज हाई. क्यों कि भाई बिजनेस रिस्क हाई है, क्यों कि भाई आपकी कंपनी टोटली नई है, आप प्रोडक्ट लेके मार्केट में अभी नए नए आए हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या है लोग आपको जानते नहीं है, कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में जानते नहीं है, प्रोडक्ट की अभी सेल्स हाई नहीं हो. तो एट दैट टाइम कि भाई क्या है आप क्या चाहोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्पेंड करना चाहोगे फॉर द पर्पज ऑफ अवेयरनेस, बट आपके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होगा. तो फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट कि भाई आप क्या कर सकते हो, कहाँ से पैसा लाओगे. तो फॉर एग्जांपल यू कैन से दैट कि भाई मैं इक्विटी मार्केट से पैसा कलेक्ट करूंगा, बट वंस अगेन कि जो शेयर होल्डर्स होंगे वो आपकी नई कंपनी है तो वहाँ पे पैसा देने के लिए वो लोग रेडी नहीं होंगे. इश्यूज क्या हो सकता है कि भाई आपकी जो प्रोडक्ट है आप कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेके आए हो, वो कॉपी आउट हो जाएगा, वो आपका जो क्या है जो आइडिया है वो आपके कॉम्पिटिटर्स कॉपी कर लेंगे, कोई बड़ी कंपनी कॉपी कर लेगी, तो वो सारे इश्यूज है. एंड बिकॉज ऑफ दैट you might not go for the equity at the initial stage. So what are the options which is available in front of you? That is venture capitals. कि भाई क्या है कि भाई कोई वेंचर कैपिटलिस्ट होगा कि जो नई कंपनीज है, बिगिनर्स है, वहाँ पे वो बंदा रिस्क ले रहा है, आपका रिस्क नहीं है. सो आपका फाइनेंशियल रिस्क कहाँ पे है, यहाँ पे कम है, योर फाइनेंशियल रिस्क इज लेस, बट वो बंदे का रिस्क ज्यादा है. कि भाई जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होता है कि जो
नई कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, दे बिकम द पार्टनर्स एंड दे आर गिविंग द मनी टू रन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस। तो वहाँ पे वो सोर्स हो गया हमारा। हम फंडिंग कहाँ से लाते हैं? तो कभी वेंचर कैपिटलिस्ट से, प्राइवेट इन्वेस्टर से, उनसे पैसा लेंगे और हमारा बिजनेस रन करेंगे। वंस अगेन डिविडेंड की बात नहीं होगी, वी आर नॉट गोइंग फॉर इक्विटी। और इवन इक्विटी के माध्यम से भी क्या है, आप पैसा दोगे, डिविडेंड दोगे कब? जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में आती है तब। सो इनिशियल स्टेज में आपको डिविडेंड के रूप में कोई भी रिटर्न देना नहीं होता है। सो कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस यूनिट्स है कि जो अभी क्वेश्चन मार्क में है, स्टार्टिंग फेज में है, लॉन्च में है, मतलब इंट्रोडक्टरी स्टेज है पीएलसी के अंदर, तो उस टाइम पे फाइनेंशियल रिस्क ज़्यादा, बिजनेस रिस्क ज़्यादा होता है। बिकॉज वो बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, लोग प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो हमेशा क्वेश्चन मार्क हो रहता है। देन फाइनेंशियल रिस्क कम है बिकॉज यू आर trying to acquiring the monies from the venture capitalists, from the private investors who are taking the risk and giving their money to you for the purpose of running the business. So this is the first phase. Second क्या हो सकता है? The growth. कि अगर आपका बिजनेस यूनिट्स यहाँ पे है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? तो हियर योर पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ ग्रोथ स्टेज, कि भाई अभी धीरे धीरे करके लोग आपके प्रोडक्ट को जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं, तो क्या है, आपकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। बट एट द सेम टाइम द कॉम्पिटिटर्स आर आल्सो गोइंग टू बी एंटर्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट द बिजनेस रिस्क इज गोइंग टू बी हाई। कि यहाँ पे आपका बिजनेस रिस्क हाई है। क्यों? कि भाई आप भी पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को फोकस कर रहे हो, एट द सेम टाइम आपके जो कॉम्पिटिटर्स है दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू फोकसिंग द सेम टारगेट ऑडियंस, वो लोग भी वो पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को फोकस कर रहे हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन इंक्रीज होने वाली है। आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज, रिसोर्स, वो सारी चीज़ें डिटरमाइन करेगी कि भाई आप वहाँ पे सस्टेन करोगे या नहीं करोगे, मार्केट शेयर आप एक्वायर करोगे या नहीं करोगे। देन इन दिस फेज आप क्या है, आप कहाँ से पैसा ला सकते हो? नाउ यू कैन गो फॉर द इक्विटीज। कि भाई अभी आपकी कंपनी जो है वो वेल नोन होगी, लोग उसको जानते होंगे, प्रोडक्ट को पहचानते होंगे। सो नाउ इक्विटीज एज अ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड विच यू कैन यूज। तो आप आईपीओ के माध्यम से क्या है, जो इन्वेस्टर्स है उनको अपनी कंपनी के प्रति अट्रैक्ट कर पाओगे, उनसे पैसा लोगे, तो वहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिस्क कम हो जाएगा। वंस अगेन आपको आराम से क्या है, पैसा मिला है, और इवन एट द इनिशियल स्टेज आपका क्या है, स्टेक होल्डर्स का एक्सपेक्टेशंस कम होगा कि भाई लोग इनिशियल स्टेज पे इतना ज़्यादा आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। तो at the beginning your financial risk is low, you are emphasizing on your growth, but once again क्या है, यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है कि भाई आपने बहुत सारा पैसा मार्केटिंग के अंदर स्पेंड कर दिया, तो वो लॉन्ग रन में क्या है आपके लिए इश्यूज, प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्रंच हो जाएगा कि भाई वो उसको फुलफिल करने के लिए आप डेट लोन लोगे, तो वो क्या है, इश्यूज, प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या है, फाइनेंशियल रिस्क इज लो एंड डिविडेंड इज नॉर्मल, कि भाई यहाँ पे आप नॉर्मल डिविडेंड लोग एक्सपेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आप पैसा दोगे। तो बिजनेस यूनिट अगर ग्रोथ स्टेज में है तो वहाँ पे आपका फाइनेंशियल रिस्क है, नहीं है ऐसा नहीं है, फाइनेंशियल रिस्क है। आपके कॉम्पिटिटर्स कौन सी स्ट्रेटेजीज के साथ आते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ डिटरमाइन करने वाली है कि भाई आपका मार्केट शेयर ज़्यादा बढ़ेगा या कम होगा, आपकी सेल्स ज़्यादा होगी या कम होगी, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा या कम होगा। एट द सेम टाइम यू कैन हैव द ब्रॉडर ऑप्शंस कि भाई आपके पास अभी क्या है, रिसोर्स फंडिंग के ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, इक्विटी के माध्यम से इवन आप पैसा एक्वायर कर सकते हो, तो वहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल रिस्क घट जाएगा। देन नेक्स्ट इज मैच्योरिटी और कैश काउ। तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस यूनिट्स है, वंस अगेन हमने बीसीजी मैट्रिक्स में देखा था कि भाई आपका जो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट्स है, इट इज जनरेटिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी एंड यू आर द मार्केट लीडर, कि भाई आप मार्केट लीडर हो, आप हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मार्केट शेयर है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेल्स है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है। सो बिकॉज ऑफ दैट योर बिजनेस रिस्क इज मीडियम, कि भाई आपका बिजनेस रिस्क यहाँ पे मीडियम हो जाता है। बट क्या है, अभी आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मैच्योरिटी स्टेज पे पहुंच चुकी है, तो फ्यूचर में डेफिनेटली क्या है, वो डिक्लाइन में होने वाली है। तो कंपनी के रूप में व्हाट यू वांट टू स्पेंड मोर ऑन द अदर प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ से जो पैसा है वो लेके दूसरी कंपनी में डालने वाले हो।
सो इवन व्हाट यू आर डूइंग कि भाई आप यहाँ से आपने इक्विटी के माध्यम से पैसा कलेक्ट किया था, इवन फिर से इक्विटी के माध्यम से पैसा कलेक्ट करोगे, इवन लोन लोगे और लोन के माध्यम से पैसा करोगे, और आपकी जो अर्निंग थी जो आपने रिटेन किया था, होल्ड किया था, उसको आप यूज करोगे, बट कहाँ पे? फॉर द पर्पज ऑफ इन अदर बिजनेसेस। जो ग्रोथ और क्वेश्चन मार्क में है, स्टार और क्वेश्चन मार्क में जो बिजनेस यूनिट्स है, वहां पे आप ये पैसा इन्वेस्ट करने वाले हो, तो डेफिनेटली क्या है, आपका पैसा यहाँ से जाने वाला है, आपका यहाँ पे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इनकम। यहाँ पे आपकी क्या है, एक्सपेंडिचर्स कम है, इनकम ज्यादा होगा। यहाँ पे भी सेम है कि भाई आपके वैल्यू ड्राइवर्स ज्यादा है, कॉस्ट कम है, बट यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, हियर योर कॉस्ट ड्राइवर्स इज मोर as compared to value drivers, and because of that your financial risk is medium and not low, कि भी low नहीं है, because यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल इश्यूज प्रॉब्लम कंपनी के रूप में आपको हो सकता है कि भाई आपने क्या है, बहुत ज़्यादा लोन ले लिया है, लोगों का एक्सपेक्टेशंस कंपनी से ज़्यादा है, तो कंपनी के रूप में आप ग्रो करने के लिए बहुत सारा पैसा स्पेंड कर रहे हो, बहुत सारा लोन ले लिया है, तो अगर मार्केट में कुछ इश्यूज प्रॉब्लम हुआ, आपकी जो करंट प्रोडक्ट है कि जो वेल एस्टेब्लिश थी, वो क्या हो गया, कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, सडनली डिक्लाइन स्टेज में चली गई, आपका पैसा आना बंद हो गया, देन यू विल बी इन ट्रबल, तो आप क्या है, ट्रबल में आ सकते हो, फाइनेंशियल इश्यूज प्रॉब्लम हो सकता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क कैसा है आपका, मीडियम। देन लास्ट स्टेज इज द डिक्लाइन स्टेज और डॉग सेगमेंट, तो वहां पे बिजनेस जो यूनिट होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है दैट इज इन अ डिक्लाइनिंग स्टेज, कि भाई उसकी सेल्स अभी डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी के रूप में क्या है, आपका फाइनेंशियल रिस्क लो है। यहाँ पे आपने ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश आपने बिजनेस रन किया है, बहुत सारा पैसा आपने किया है, एक्वायर किया है, अभी धीरे धीरे करके कॉम्पिटिटर्स वो इंडस्ट्रीज को छोड़ के जा रहे हैं, तो अभी आप जितना पॉसिबल है उतना पैसा आप यहाँ पे एक्वायर कर रहे हो, इवन कॉस्ट कटिंग के ऊपर आपका ज्यादा फोकस है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना कॉस्ट कटिंग करो, और जितने से जल्दी आप जितना पॉसिबल हो सके उतना पैसा आप रिकवर करोगे। इवन समटाइम्स व्हाट हैपन कि भाई बीइंग अ कंपनी यू आर एक्वायरिंग द लोन्स, कि भाई यहाँ पे कोई आपको इक्विटी नहीं देने वाला है, बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट है, कंपनी है, वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है, तो फंडिंग सोर्स आपका क्या रहेगा, लोन रहेगी, लोन के माध्यम से आप वो पर्टिकुलर बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहोगे, बट इश्यू प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट आपकी डिक्लाइनिंग स्टेज में है, फ्यूचर में ज्यादा देर चलने वाली नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट यू आर इन अ हाई क्रंच सिचुएशंस, कि भाई आपकी रेवेन्यू बहुत कम है, खर्चा बहुत ज्यादा है, सो कॉस्ट ड्राइवर्स आर tremendously more as compared to value drivers, and because of that you are always going to feel the financial pressures, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क यहाँ पे कैसा है, हाई है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी के रूप में आप हमेशा कॉस्ट कटिंग के ऊपर फोकस करोगे, और जितना कॉस्ट कटिंग होगा वो आपका रेवेन्यू होगा, उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, बट एट द सेम टाइम कि भाई आपकी जो लोन्स है, आपके जो बेड डेट है, तो उसके रूप में आपको बहुत सारा पैसा आउटसोर्स होता होगा, सो इन दिस वे यू आर इन अ फाइनेंशियल रिस्क that is tremendously high. So these are the BCG matrix and PLC model based on which we can identify कि भाई particular business units जो है वो कौन से segment में है, और वो segment में आपकी financial requirement क्या होगी, आपके revenue that is value drivers कितने होंगे as compared to cost drivers, and आपकी बिजनेस रन करने में सक्सीड होने के चांसेस क्या है, कैसा है, आपकी प्रोडक्ट कहाँ पे है, कौन से स्टेज में है, तो बेस्ड ऑन दैट क्या है आपकी स्ट्रेटेजीज जो होगी, उस हिसाब से आप यहाँ पे पैसा लगाने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2 कि भाई आप अपनी स्ट्रेटेजीज को कैसे सपोर्ट करोगे थ्रू द पर्टिकुलर फंड्स। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2। उसके अंदर एक पॉइंट रह गया कि भाई क्या होता है कि बीइंग अ कॉर्पोरेट हाउस, कि भाई आप डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में हो, आपके जो बिजनेस यूनिट्स है वो डाइवर्सिफाइड एरियाज में है, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट कि भाई क्या हो सकता है, आपके जो बिजनेस यूनिट्स होंगे जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में है, तो बिकॉज ऑफ व्हाट देयर मे बी पॉसिबल्स कि भाई योर बिजनेस यूनिट्स आर गोइंग टू बी फॉल अंडर द डिफरेंट स्टेजेस,
कि भाई हर एक बिजनेस जो है वो सेम सेगमेंट में नहीं होगा। तो कोई जगह पे आप क्या है हाई रिटर्न वाले में होंगे, कोई जगह पे आप लॉस मेकिंग में होंगे। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस, बिकॉज ओवरऑल जो रिटर्न जो है वो क्या है हमेशा कम होता रहेगा, बिकॉज आपके बिजनेस यूनिट जो है वहाँ पे खर्चा ज़्यादा हो रहा है और रेवेन्यू वाले बिजनेस यूनिट्स कम हो रहा है। सो एट दैट टाइम कंपनी के रूप में क्या है, यू आर ऑलवेज फेसिंग द प्रॉब्लम कि भाई आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज क्या रहेगी। आपके पास फाइनेंस कम है, पैसा कम है, तो आप डिसीजंस लेना आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि भाई मैं जो पैसा है, मेरा पैसा है वो कहाँ पे मैं इन्वेस्ट करूँ, कैश का वाला पैसा जो है वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, स्टार में इन्वेस्ट करूँ या क्वेश्चन मार्क में करूँ या इवन डॉग में करूँ। तो वो स्ट्रेटेजीज, वो डिसीजंस आपके लिए हमेशा डिफिकल्ट रहती है। सो हाउ द फंडिंग शुड बी मैच द स्ट्रेटेजीज, कि भाई हम हमेशा यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई आप पहले क्या बनाते हो, स्ट्रेटेजीज बनाते हो और स्ट्रेटेजीज के बेसिस पे आप अपना फंड यूटिलाइज करते हो। तो थ्रू द स्ट्रेटेजीज इज गोइंग टू बी सपोर्टेड थ्रू द फंड्स, एंड नाउ इवन रिवर्स इज पॉसिबल कि भाई आपके पास पैसा है, रेवेन्यू है, फाइनेंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट क्या है आप डिसीजंस लेते हो, स्ट्रेटेजीज करते हो। तो इवन रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई इफ यू जस्ट ऑब्जर्व द कन्वर्जन ऑफ दिस PSU टू प्राइवेट, तो ये क्यों हो रहा है, ये स्ट्रेटेजीज क्यों यूज हो रही है, फॉर द पर्पज ऑफ फंडिंग इटसेल्फ कि भाई गवर्नमेंट जो है उनको पैसा चाहिए, उनको ज़्यादा रिटर्न रेवेन्यू चाहिए, एंड फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग द वैल्यू ड्राइवर्स, रेवेन्यू ड्राइवर्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग देयर एसेट्स कि भाई उनकी जो कंपनीज है उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। सो देर सिंपली कन्वर्टिंग द ओनरशिप ऑफ द PSU टू प्राइवेट। क्यों, क्योंकि भाई फॉर द पर्पज ऑफ फाइनेंस। तो इवन रिवर्स इज पॉसिबल कि भाई फाइनेंस के लिए वो क्या है अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज करते हैं। सेम वे जैसे हमने देखा द पोटेंशियल मोटिव्स फॉर एन एक्विजिशंस इज नॉर्मली द फाइनेंस कि भाई कंपनी के रूप में आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो आप क्या है अपने ग्रोथ को कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हो, यू इन्वेस्ट योर मनीज इन अ डाइवर्सिफाइड एरियाज कि भाई आप नई नई कंपनीज को एक्वायर करते रहेंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपने मर्जर एक्विजिशंस, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजीज बिल्डअप किया, बट वो क्यों किया, बिकॉज ऑफ एक्सेस फंड्स, बिकॉज ऑफ अमाउंट, गुड अमाउंट ऑफ मनी इज अवेलेबल टू यू। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि भाई आप पैसों के लिए क्या है अपनी स्ट्रेटेजीज को चेंज करोगे, मॉडिफाइड करोगे, बिल्डअप करोगे। तो इवन रिवर्स इज पॉसिबल। सो इन दिस वे पॉइंट नंबर 2 के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि भाई आप कंपनी के अंदर क्या करते हो, आपकी कौन सी स्ट्रेटेजीज है और वो स्ट्रेटेजीज को आप फाइनेंशियली कैसे सपोर्ट कर सकते हो, वो आप डिटरमाइन करते हो। और इवन रिवर्स इज ऑल्सो पॉसिबल कि भाई आपके पास पैसा कितना है और पैसों की रिक्वायरमेंट कितनी है, बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड अप योर स्ट्रेटेजीज।